नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बैंक गुरुज का लोन एजुकेशन सीरीज के अंदर, जहां मैं वीरेंद्र चौधरी हूं आपका होस्ट और मैं आपसे बात करूंगा लोन्स के बारे में। पिछले एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारे बेसिक्स के बारे में जाना कि लोन मार्केट कैसा है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास लोन्स के क्या ऑप्शंस होते हैं। और अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे जहां आपने एक माइंडसेट कर लिया है कि मुझे लोन लेना है, राइट। जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। लोन अप्लाई करने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर विकल्प होगा। वो बेहतर विकल्प इंटरेस्ट रेट के बारे में हो सकता है, वो बेहतर विकल्प लोन की अवधि के बारे में हो सकता है, और वो बेहतर विकल्प एक लोन इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करके बारे में भी हो सकता है। जब भी आप लोन अप्लाई करें, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, अपने लोन कंसल्टेंट से, कि कौन सा लोन आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको अगर एक छोटी अवधि के लिए लोन चाहिए तो आप एक पर्सनल लोन के लिए जा सकते हैं, जहां आप अपनी वेकेशंस प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन, ध्यान रखिएगा, पर्सनल लोन सिर्फ एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिल सकता है। वहीं आपको बिजनेस के लिए अगर शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है तो आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको 18 महीने, 12 महीने या 3 साल तक के लिए उपलब्ध हो सकता है। एक पर्सनल लोन 5 साल तक के लिए आपको उपलब्ध हो सकता है। अब आपको इसमें भी ये सोचने की जरूरत है कि क्योंकि छोटी अवधि का लोन होगा तो उसका ईएमआई का आउटफ्लो ज्यादा होगा। आप वो ईएमआई पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस क्या चल रही हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपको लोन छोटी अवधि के लिए चाहिए और आपको ईएमआई भी छोटा चाहिए, तो आपके पास और भी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और उन बेहतर विकल्पों की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपका एक होम लोन चल रहा है। अब उस होम लोन को चुकाते हुए आपको 2-3 साल हो चुके हैं, तो आप उस होम लोन के अंदर एक इन्हेंसमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके 2 फायदे होंगे। होम लोन हमेशा सस्ती रेट के ऊपर होता है, उसका टॉपअप जो आप अप्लाई करेंगे वो भी बहुत सस्ती रेट के ऊपर होगा एज कंपेयर टू एक पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के कंपैरिजन में। ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, या अपने लोन कंसल्टेंट से ये पूछना पड़ेगा कि मेरे लिए बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह आपको यह है कि जब भी लोन अप्लाई करें, एक बार अपने लोन कंसल्टेंट के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, अपनी जरूरत उन्हें बताएं और उन्हें डिसाइड करने दें कि वो आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प लेके आते हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है और मेरी जरूरत कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट पूरा करेगा, उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने का समय। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैंने अपने लास्ट एजुकेशन सीरीज के अंदर बताया, आपके पास स्ट्रक्चर्ड लोन इंडस्ट्री के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है बैंक्स, जहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक्स भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी होते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है एनबीएफसीज, जो इनको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब आप कहाँ फिट करते हैं, अगेन मैं आपको ये कहूँगा, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। लोन जिसने लेना है उसको लोन मिलेगा, ये गारंटीड है। लेकिन वो लोन किस कीमत पे, मैं बार बार ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि लोन किस कीमत पे मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, मैं जितना टेन्योर या अवधि चाहता हूँ लोन की वो मिलेगी। और जो एडेड चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप लोन अप्लाई करें। वो एक कॉस्ट है आपके लिए और बैंक के लिए इनकम है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो चार्जेस कहाँ पे कम लगेंगी और मैं उनके अंदर क्या नेगोशिएट कर सकता हूँ। जब भी लोन अप्लाई करें, पहली चीज प्रोडक्ट देखें, आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, और दूसरी चीज ये देखिए कि कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर लोन अप्लाई करने से और लोन लेने से आपको कम कीमत के ऊपर, बिना हैसल के और ट्रांसपेरेंसी के साथ लोन मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है जब आप एक लोन अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने लोन अप्लाई कर दिया है, अब लोन अप्लाई करने के समय और लोन अप्लाई करने के बाद आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर हो सके तो ये कुछ चीजें नोट कर लीजिए। जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे, आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जिसने लोन पहले से ले रखा है, शायद या तो उसके हाथ जल चुके हैं, और शायद वो इतना परिपक्व हो चुका है कि उसको ये पता है कि लोन अप्लाई करने के टाइम कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक लोन नहीं लिया है, जो पहली बार लोन ले रहे हैं, या जिनके हाथ जल चुके हैं, वो ध्यान से सुने इस चीज को। पहली चीज,
किसी भी लोन को लेने की एक कीमत है, और वो सबसे बड़ी कीमत जो होती है वो होती है ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको बोलते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जहां से आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले वो ही आपके लिए एक आइडल इंस्टीट्यूशन है लोन लेने का। दूसरी चीज शर्तें, नियम और शर्तें वो बहुत छोटा छोटा या स्टार के अंदर लिखी होती हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ लोन लेते टाइम नहीं, लोन लेने के बाद भी, या लोन चुकाने के बाद, या लोन चुकाते वक्त, वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जैसे मैं आऊंगा छोटी चीजों में। पहली कॉस्ट जो आपको लगती है जब आप एक लोन अप्लाई कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा, तो वो लगती है प्रोसेसिंग फीस। वो प्रोसेसिंग फीस हर लोन के अंदर अलग अलग डिसाइड होती है। प्रोडक्ट वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज वो आपको वेरी करती हैं, और वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है। अब मैं बात करूं प्रोसेसिंग फीस की, तो 25 पैसे से लेके 1.5 रुपया 2 रुपया तक प्रोसेसिंग फीस जाता है। अगेन प्रोडक्ट वाइज, अगर मैं कार लोन की बात करूं तो करीब 50 पैसे आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है, 0.50% ऑफ द लोन। यही बात अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात करूं, जो मैं कहता हूं पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, तो पर्सनल लोन के अंदर वो 1%, 1.25% तक हो सकती है। जब मैं बात करता हूं बिजनेस लोन की, वो 1.5% से लेके 2.5%, 3%, 3.5% तक भी कुछ इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, एनबीएफसी स्पेशली। तो वो कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस कॉस्ट के ऊपर पहली चीज आपका राइट टू नेगोशिएशन है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो अगेन मैं कहूंगा अपने लोन सलाहकार से पूछिए कि आप कहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं, और आपके बिहाफ के ऊपर वो आपके लिए नेगोशिएट करेंगे। तीसरी कॉस्ट जो आती है वो आती है स्टैम्प चार्जेस। स्टैम्प चार्जेस का मतलब क्या हो गया? दो लोगों के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को रजिस्टर करना है, और वो रजिस्टर स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से होता है। अब ये दो लोग कौन है? ये दो लोग हैं आप और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे आप लोन ले रहे हैं। आप दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हो रहा है। उस एग्रीमेंट के अंदर आपके लोन की नियम और शर्तें लिखी हुई है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, आप किस तरीके से लोन चुकाएंगे लिखा हुआ है, और बहुत सारी जानकारी उसके अंदर होती है। तो जब वो एग्रीमेंट रजिस्टर होता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, राइट? और ये कॉस्ट आपको बियर करनी होती है एज अ कस्टमर। तो इस कॉस्ट के अंदर तो कोई नेगोशिएशन है नहीं। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है लोन एग्रीमेंट के ऊपर 0.25%, और उस 0.25% के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं, गौ सेवा टैक्स, सेस एंड ऑल दैट। तो वो करीब मिला के 0.3 to 2.35% के करीब होता है। सो ये भी आपके लिए कॉस्ट है। जब लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस्ट आपको पे करनी है। आप इसके अलावा जो कॉस्ट आपको होती है वो होती है इंश्योरेंस की कॉस्ट। आजकल बैंक्स अपने लोन को सिक्योर करने के लिए आपका एक इंश्योरेंस करते हैं, जिसमें देखिए आपके लिए भी फायदा है और इंस्टीट्यूशन के लिए भी फायदा है। भगवान ना करे कभी ऐसी कोई अनहोनी हो जाए और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जहां आप या तो आप रहे नहीं, और या ऐसी परिस्थिति ना रहे कि आप वो लोन चुका सकते। उन दोनों ही चीजों को कवर करता है एक लोन कवर, जो अमूमन सारे इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आजकल वो कवर करना चाहते हैं। देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये मैंडेटरी नहीं है, कोई आपको पुश नहीं कर सकता इसके लिए। लेकिन एक लोन सलाहकार के रूप में मैं आपको बोलूंगा कि छोटी सी कीमत से अगर आपकी सुरक्षा हो रही है, आपकी ऑब्लिगेशन की सुरक्षा हो रही है, तो उसको करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन आपको प्रोडक्ट जांचना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपको कौन सा कवर चाहिए, कौन सा कवर नहीं चाहिए, कौन सा आपके काम का है, कौन सा आपके काम का नहीं है, आपकी एज कितनी है, उसका प्रीमियम कितना आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो जब भी अप्लाई करें कोशिश करें कि अपने लोन को सिक्योर करें। लेकिन आप नहीं करना चाहते तो अगेन यू हैव द राइट टू से नो टू इट। आप बहुत ब्लंटली, बहुत हम्बली आप ना कर सकते हैं, और कोई इंस्टीट्यूशन आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये कुछ कॉस्ट हैं जो आपको लोन लेते टाइम ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बता के होती हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक नहीं चाहता कि आपसे कुछ छुपा के करे, लेकिन अगेन इंस्टीट्यूशन इज रन बाय एम्प्लॉइज। हो सकता है किसी एम्प्लॉय के दिमाग से रह गया हो आपको बताना,
हो सकता है उसने जानबूझ के आपको नहीं बताया हो, क्योंकि हो सकता है कि आप मना करने वाले हो और वो खोने के डर से, उस लोन की फाइल को खोने के डर से शायद उसने आपसे छुपा लिया हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, सैंक्शन लेटर हो चाहे लोन एग्रीमेंट हो, दोनों को ध्यान से पढ़िए। जल्दबाजी मत कीजिए। जब इंसान गाड़ी लेता है तो उसे बहुत जल्दी होती है, जब पर्सनल लोन लेता है तो उसे बहुत जल्दी होती है। कुछ समय लीजिए, शांति से उसको पढ़िए और उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कीजिए, क्योंकि जो आपने साइन कर दिया वो आपने एग्री कर लिया, और जो आपने एग्री कर लिया उससे आप आगे मना नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं आपको लोन अप्लाई करने के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, आपका लोन होगा नहीं होगा उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर लोन के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी। पहला लोन डॉक्यूमेंट जब भी आप लोन अप्लाई करेंगे तो वो होता है आपका केवाईसी। केवाईसी जब हम बोलते हैं दैट मीन्स नो योर कस्टमर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे बैंक आपके बारे में जान सकता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स में कौन सा होता है, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ है। अब कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ होती है? पहला डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो गया, तीसरा डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो गया, चौथा डॉक्यूमेंट आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। सो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपकी फोटो है वो आपका आईडी प्रूफ हो गया, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। दूसरा केवाईसी का डॉक्यूमेंट होता है आपका रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ का मतलब आप कहाँ रहते हैं वो प्रूफ आपको देना पड़ता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि वहां पे आपका वेरिफिकेशन करेगी एजेंसी और ये वेरीफाई करेगी आप वहां रहते हैं कि नहीं रहते। अब ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका एड्रेस आ रहा हो, एड्रेस कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर आता है? आपका पैन कार्ड के ऊपर एड्रेस नहीं होता। सो आपका आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस होता है, आपका पासपोर्ट के ऊपर एड्रेस होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एड्रेस होता है। फिर एक डॉक्यूमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से प्रोड्यूस्ड हो और जिसके ऊपर आपका एड्रेस आ रहा हो, दैट इज अ वैलिड रेसिडेंस प्रूफ। सो हमेशा ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है आपका एक डॉक्यूमेंट के ऊपर रेसिडेंस प्रूफ अलग होता है और दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर रेसिडेंस प्रूफ अलग होता है। उसका कारण क्या है? आपका आधार कार्ड आपके गांव से बना है, या आप जहां नौकरी करते थे पहले वहां से बना है, अब आपने शहर बदल लिया है, गांव से आप शहर में आ गए तो वहां का आपका एक अलग एड्रेस प्रूफ हो गया। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे केसेस के अंदर, मैं जब कह रहा हूँ बहुत सारे तो आप मान के चलिए करीब 25-30% केसेस के अंदर जो कॉन्टेक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन होती है बैंक की, जिसको एफआई हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, वो नेगेटिव होता है जस्ट बिकॉज जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया है वो और जहां एक्चुअली आप आज की तारीख में रह रहे हो वो दोनों अलग है। सो उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है कि अनजाने में हम वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें वो डॉक्यूमेंट देना है जहां हम आज की तारीख में रह रहे हैं, जहां हमारा आज एफआई वेरिफिकेशन होनी है। सो डॉक्यूमेंट वो दीजिए रेजिडेंस का जहां पे आज आप रह रहे हैं, बिकॉज बैंक ऑलवेज नीड करंट रेजिडेंस प्रूफ। सो वो डॉक्यूमेंट दीजिए। तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका सिग्नेचर का। जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिस गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका सिग्नेचर आ रहा है, वो सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट बैंक लेता है। अब कई बार होता है कि बैंक में आप अलग सिग्नेचर कर रहे होते हैं, अपने चेकबुक पे अलग सिग्नेचर करते हैं और आपके डॉक्यूमेंट में अलग सिग्नेचर है, आपने चेंज कर लिया या आपने डेलिबरेटली बैंक के अंदर अलग सिग्नेचर रखा है। अगर वो केस है तो आपको बैंक से एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन का फॉर्मेट, आपको जिस बैंक से आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट देगा, जिसको आपको अपने बैंक से वेरीफाई कराना पड़ेगा। बैंक ऑफिसर जो भी अथॉरिटी है वो उसको सील साइन करके वेरीफाई करेगा कि ये सिग्नेचर आपका है। सो केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिडोमिनेंटली ये 3 डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका सिग्नेचर प्रूफ आता है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिस बेसिस के ऊपर आपको लोन मिलेगा, वो है आपका इनकम डॉक्यूमेंट। अब इनकम डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, बैंक्स ने 2 भागों में कस्टमर्स को डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया सैलरीड, मतलब आप कहीं से नौकरी कर रहे हैं और वहां से आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है, शायद कुछ इंसेंटिव्स भी होंगे, लेकिन सैलरी आपका हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को या उस पर्टिकुलर डेट्स के बीच में अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है हर महीने। और दूसरे कस्टमर हो गया सेट ऑफ कस्टमर बिजनेस ओनर्स, जहां पे वो अपना बिजनेस करते हैं, अपने लिए काम करते हैं और वो लोग फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स। जब मैं सैलरीड की बात कर रहा हूं तो सैलरीड के अंदर जो पहला डॉक्यूमेंट जो बैंक मांगता है आपसे वो होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 का मतलब
आपको पे किए गए अमाउंट, जो सैलरी के रूप में आपको अमाउंट पे किया गया है, उसके अगेंस्ट जो बैंक ने टैक्सेस, जो इंस्टीट्यूशन जहां से आप सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने जो टैक्स डिडक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। टोटल अमाउंट आपको जो पे किया है और उसके अगेंस्ट जो TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और आपकी 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। लेटेस्ट सैलरी स्लिप का मतलब आखिरी महीना जब आपको सैलरी पे गई थी, उससे पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप्स आपको देनी होती है। सो ये 2 डॉक्यूमेंट इनकम के रूप में एक सैलरीड कस्टमर से बैंक मांगता है। अब जब हम बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की बात करते हैं, तो वहां पे बैंक मांगता है आपसे ITRs। फॉर्म 16 2 साल 3 साल का बैंक मांग सकता है आपसे, और ITRs भी अगेन 2 साल 3 साल प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर। एक छोटा प्रोडक्ट होगा, कार लोन है, उसके अंदर बैंक्स 2 साल का मांगते हैं। होम लोन या मॉर्गेज लोन लेते हैं तो आपसे 3 साल का मांगते हैं। तो 3 साल की आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, अगर आप एक ऑडिटेड फर्म है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स, उसके सारे अनेक्शर्स, P&L, बैलेंस शीट्स, पूरा एक जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का सेट है वो आपको देना पड़ता है। सो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए KYC, दूसरा हो गया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, और तीसरा डॉक्यूमेंट आपका होता है बैंक स्टेटमेंट। अगेन, अब जब बैंक स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो अगर आप सैलरीड हैं तो बैंक आपसे जिस अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी आ रही है उसका 6 महीने से 12 महीने तक का स्टेटमेंट मांग सकता है। वही बात हम जब सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में करते हैं तो उसका करंट अकाउंट या उसका कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है तो उसका 6 से 12 महीने का स्टेटमेंट बैंक मांग सकता है। सो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका बैंकिंग। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया आपका फोटोग्राफ, जो भी इंडिविजुअल लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर हम सैलरीड के बारे में बात करें तो अगर सिर्फ एक एप्लीकेंट है तो उसका, अगर कोई को एप्लीकेंट है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, एलिजिबिलिटी, एज, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर कोई को एप्लीकेंट भी लेना पड़ रहा है तो उसका भी वो डॉक्यूमेंट, KYC डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ ये चाहिएगा। चौथा डॉक्यूमेंट होता है सब्जेक्ट टू द प्रोडक्ट। अगर आप कार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कार का, जो गाड़ी आप ले रहे हैं उसका कोटेशन देना पड़ेगा। आप अगर यूज्ड कार परचेज कर रहे हैं तो उसका यूज्ड कार का RC और इंश्योरेंस देना पड़ेगा। फिर आप अगर होम लोन परचेज कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टी पेपर्स देने पड़ेंगे। मॉर्गेज लोन के अंदर भी प्रॉपर्टी पेपर्स का डॉक्यूमेंट का सेट देना पड़ेगा। लोन अप्रूव हो जाएगा और डिसबर्सल के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सो ये कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमूमन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर सेम चाहिए होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने बताया, कार के अंदर कोटेशन, होम लोन मॉर्गेज के अंदर प्रॉपर्टी पेपर्स, वो सब्जेक्ट टू द प्रोडक्ट हो सकते हैं। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखिए। एक बात याद रखिए, बैंक हैज द राइट टू चेक द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप बैंक को दे रहे, वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके लिए तकलीफ है, इसलिए हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। सो अब हम बात करते हैं कि लोन लेने में समय कितना लगता है। एप्लीकेशन आप जब अप्लाई करते हैं लोन, उससे लेके आपको डिसबर्सल का मतलब है आपको पैसा मिल गया है, जिस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए था वो पैसा मिल चुका है। इसको हम प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कार लोन है तो आज की तारीख में कार लोन 4 मिनट से लेके 4 घंटे से लेके 4 दिन के अंदर मिल जाता है। अगर आपका होम लोन या मॉर्गेज लोन है, क्योंकि थोड़ा सा वेरिफिकेशन ज़्यादा है, प्रॉपर्टी पेपर वेरिफिकेशन हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो गया, सो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है इसके अंदर। तो आप मान के चलिए 15 से 20 दिन का समय आप एक होम लोन या मॉर्गेज लोन के अंदर आप लेके चल सकते हैं। वही अगर आप पर्सनल लोन या बिजनेस लोन की बात करें तो 24 घंटे से 72 घंटे का समय आप मान के चलिए। इतने में आपको मोटा मोटा ये पता चल जाता है कि आपको लोन होगा या नहीं होगा। 2 दिन आप डिसबर्समेंट में मान लीजिए, अगर आपका लोन अप्रूव हो गया तो 2 दिन का पीरियड आपको पैसा देने में बैंक लगाता है। मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ ये वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। आप उसमें से सैटरडेज हटा दीजिए, उसमें से संडेज हटा दीजिए, कोई छुट्टी आई है तो वो हटा दीजिए। सो इतना पीरियड आपको एक लोन एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से लेके डिसबर्सल तक लगता है। अब हम आते हैं कुछ प्रिकॉशंस के ऊपर, जो जब भी आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रिकॉशंस आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं आज की तारीख में जितने भी फ्रॉड्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रॉड्स हो रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अंदर भी जो लोन से संबंधित फ्रॉड्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जितने बैंक्स अपने प्रोसेसेस को टाइट करते जा रहे हैं उतने ही फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं।
अब बैंक्स ने तो अपने एंड का काम कर लिया है, बैंक ने जितने चेक्स लगाने थे वो चेक्स लगा दिए। अब द ड्यूटी लाइज विथ यू एज अ कस्टमर। आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे आप अपने पैसे को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रख पाए और आपको कोई भी मॉनेटरी लॉस ना हो। सो उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। अगर आपने वो ध्यान में रखी तो आप मान के चलिए कि आप कम से कम पैसा तो नहीं गंवाने वाले। पहली चीज, जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप किसी भी व्यक्ति को हैंडओवर करते हैं लोन के लिए, तो ध्यान रखिए कि वो डॉक्यूमेंट्स आप साइन करके दे रहे हैं, अपना सेल्फ अटेस्टेशन करके दीजिए। दूसरी चीज ये याद रखिए कि जिसको भी आप दे रहे हैं उसकी आइडेंटिटी आपने अच्छे से चेक कर ली है। जैसे बैंक आपको लोन देने से पहले आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर भी बैंक्स अपने सारे प्रोसेस, सारी कंप्लाइंस पूरी करता है, आपका वेरिफिकेशन करवाता है, आपसे आके मिलता है बैंक ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर आपसे 10 सवाल भी करता है। तो ये आपका भी राइट है कि जो बैंक की तरफ से आया है आप उससे 2 सवाल कम से कम ऐसे कर सकें जिससे कम से कम उसकी आइडेंटिटी चेक हो पाए। सो पहली चीज, उसका आईडी प्रूफ चेक कीजिए कि वाकई में वो व्यक्ति वही है जो बन के आया है। दूसरी चीज, उसका सोर्स चेक कीजिए, वो कहाँ से आया। देखिए, आज की तारीख में बैंक्स जितना लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका 60% से 70% लोन आज भी हुआ लोन कंसल्टेंट्स डिसबर्स होता है। मतलब कि बैंक ने अपने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स बनाए हुए हैं। जैसे एक किसी भी इंडस्ट्री का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, वैसे ही लोन इंडस्ट्री का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसके अंदर बैंक एजेंट्स बनाता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स उनको बोलते हैं या डीएसए उनको बोलते हैं। तो क्या वो डीएसए ऑथेंटिक है, क्या वो डीएसए बैंक से कनेक्टेड है भी या नहीं है, या वो कहीं ऐसे ही बैठ के काम कर रहा है और कागज इकट्ठे करके आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो आइडेंटिटी चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपकी लोन की फाइल कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई की जा रही है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कस्टमर को ये पता ही नहीं होता है कि उसकी लोन की फाइल जा कहाँ रही है। लोन लेने की जल्दबाजी होती है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो फाइल जो लेके जा रहा है उस व्यक्ति ने वो फाइल ले जाके ABCD बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर प्लेस कर दी। अब आप मान के चलिए, जब भी आपकी फाइल मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्लेस होती है तो आपकी 2 चीजें बहुत इफेक्ट होती है। एक तो आपकी पीस इफेक्ट होगी, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन से आपके पास कोई FI वेरिफिकेशन वाला आएगा, आपसे सवाल आएंगे, कोई कॉल करेगा, दिन में 50 कॉल आपको आएंगे। दूसरी चीज, आपकी क्रेडिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी लोन फाइल फॉर्मली अगर कहीं अप्लाई हो रही है तो आपका एक क्रेडिट जो चेक करता है बैंक, जिसको हम सिबिल भी बोलते हैं, आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री शूट होती है जिसके अंदर आपने इतिहास के अंदर जो भी लोन लिए हैं, टाइम से पे किए हैं, नहीं किए हैं, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर आती है और उसकी एक स्कोरिंग मैकेनिज्म होता है। आपने एक छोटे से पीरियड के अंदर अगर मल्टीपल लोन इंक्वायरीज अगर आपकी दिखाई देती हैं तो आपका सिबिल रेटिंग जो है वो खराब होता है। आपका सिबिल स्कोर जो एक अच्छे कस्टमर का 700 से ऊपर होना चाहिए, वो धीरे धीरे नीचे आना चालू हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका सिबिल इम्पैक्ट ना हो, आपकी पीस इम्पैक्ट ना हो, इसलिए आपको बहुत ध्यान से लोन अप्लाई करना है, आइडेंटिटी चेक करके अप्लाई करना है। दूसरी चीज, कभी भी किसी खाली डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन मत कीजिए, कभी भी कोई खाली चेक साइन मत कीजिए। चेक को अकाउंट पे कीजिए हमेशा, चेक को फिल करके दीजिए हमेशा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो सिर्फ आपके एक डॉक्यूमेंट साइन करने से भी हो जाते हैं। राइट? उस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा है आपने पढ़ा नहीं है, उस डॉक्यूमेंट की क्या रेपरकशंस हो सकते हैं साइन करने के, वो भी आपको नहीं पता है। सो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़िए। लोन की सैंक्शन लेटर की कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंक्शन लेटर की कंडीशंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार वो डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, उसके बाद उसका कोई रिवर्सल नहीं है। उसके बाद आप चाहे जाके बैंक को कहें कि मुझे ये ध्यान नहीं था, मैंने ये पढ़ा नहीं है, ये कंडीशंस गलत हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपने साइन कर दिया है, अब आपको वो कंडीशंस को अवॉइड करना ही पड़ेगा। सो हमेशा अपने सैंक्शन लेटर की कंडीशंस को पढ़िए,
अपने एग्रीमेंट की कंडीशंस को पढ़िए, तभी आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। सो हमेशा ये ध्यान रखिए।